हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमन जुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे 1000 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ है, बायो के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़, उस सीरीज़ का 11th पार्ट आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और ये क्लास 12th के चैप्टर 11th के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड द प्रोसेसेस। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ स्टडी स्किल सक्सेस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इंट्रोडक्शन वन और मोर जीन्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर जीन्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म which normally does not possess them or their deletion by using artificial means not by breeding comes under branch। एक या एक से ज़्यादा जीन्स का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करना जिस ऑर्गेनिज्म के वो नेटिव नहीं है, नेचुरली उसमें नहीं मिल रहे हैं, ब्रीडिंग मेथड से नहीं लेकिन डायरेक्टली उसमें ट्रांसफ़र करना या किसी ऑर्गेनिज्म से किसी पर्टिकुलर जीन को हटाना। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कौन सी ब्रांच के अंदर आता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम सबको पता है ये जो है जीन्स के अंदर चेंजेस करना, जीन्स के अंदर फेरबदल करना, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस आपकी कौन सी ब्रांच के अंदर आता है? बायोलॉजी की ब्रांच होती है, दैट इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये पॉसिबल हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज we can cut DNA at specific sites by endonucleases like DNAs। नहीं, हम डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए एंडोन्यूक्लियस काम में नहीं आते हैं। उसके लिए एंडोन्यूक्लियस का ही एक टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो काम में आते हैं। डीएनए फर्स्ट नहीं काम में आता उसके लिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्योरीफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो। यस, ये सही ऑप्शन है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ये इन विट्रो, इन वीवो, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कहीं पर भी काम में आ सकते हैं और अपनी पैलेंड्रोमिक साइट को पहचान करके ये अपना एक्शन शो करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरियल सेल इज वेल अंडरस्टूड, लेकिन इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यस वी कैन सी डीएनए, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुआ है आरडीटी प्रोसेस के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काम में लेते हैं इन विट्रो कंडीशन में, यानी कि लैब के अंदर। इन वीवो होता है विद इन द ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे वो नेचुरली मिलता है उसे कहते हैं इन वीवो। इन विट्रो लैब के अंदर डीएनए को कट करने के लिए, जीन्स को ऐड करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काम में लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरा याद करने का क्वेश्चन है, पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था, या सबसे पहले इन्होंने सीमियन वायरस जो होता है 40 SV40 वायरस जो होता है, इस वायरस को एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करवाया था। और ट्रांसफ़र करवाने के लिए एज अ वेक्टर जिसे काम में लिया था, वेक्टर के तौर पे इन्होंने काम लिया था लैम्डा फाज को। ठीक है, he introduced a gene of Simian 40 virus into a bacterium with the help of lambda phage virus as a vector। तो बेसिकली इनके कारण ही जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुई थी, सबसे पहले इन्होंने काम किया था। सो ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। द सेम बेसिक टेक्निक कैन बी यूज टू एनालाइज द डीएनए फ्रॉम स्पीशीज एज डाइवर्स एज बैक्टीरिया एंड ह्यूमन। हम एक ही टेक्निक को बहुत डाइवर्स स्पीशीज़ में बैक्टीरिया डीएनए को एनालाइज करने के लिए काम में ले सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और ह्यूमन, एक प्रोकैरियोट है और एक यूकैरियोट में हाईएस्ट हायरार्किकल ऑर्डर में सबसे टॉप पर मिलने वाला है ह्यूमन। तो इनमें एक ही टेक्निक को काम में लेते हुए दोनों के डीएनएस को हम अगर हमारे सामने डीएनए रखा हुआ है एक बैक्टीरिया का और एक ह्यूमन का, तो हम सिमिलर टेक्निक को काम में लेते हुए दोनों के डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, देखिए ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ऑल सेल्स आर नेवर आइडेंटिकल। हमें पता है सेल्स दो तरीके की होती है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में भी आके बहुत से वेरिएशंस हैं। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए
नो, इट्स बेसिकली रॉन्ग। सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं होता है। ह्यूमन के डीएनए का साइज अलग है, चिंपैंजी के डीएनए का साइज अलग है, बैक्टीरियल डीएनए का साइज अलग है। द डीएनए सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सेम। नो, द डीएनए सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सेम। लेकिन एक स्पीशीज़ के डीएनए, स्पीशीज़ के जो मेंबर होते हैं, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं या जैसे जितने भी एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं, उनका डीएनए 98 से 19 लगभग 99% तक सेम होता है। 1 से 1.5% उनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। डीएनए हैज़ ए कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये सही है कि एक ऑर्गेनिज्म जो भी है उसके अंदर उसके डीएनए की, यानी कि एक स्पीशीज़ के अंदर भी उसके डीएनए की कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है। यानी कि अगर ह्यूमंस है तो उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे, अगर कोई चिंपैंजी है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी अलग अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो उस सीक्वेंसेस के कारण कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, सुसंगत संरचना जिसे कहते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, ठीक है। उन चारों न्यूक्लियोटाइड बेसिस के विशिष्ट सीक्वेंस होते हैं, जिन सीक्वेंसेस से हम पहचान सकते हैं कि ये किसका डीएनए है, ह्यूमन का डीएनए है या किसी और स्पीशीज का डीएनए है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल आर सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। यस, एग्जैक्टली, प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर एंड डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। बाकी के तीनों ऑप्शंस हमारे गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया। प्लाज्मिड्स सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और ये बैक्टीरिया को स्पेशल पावर प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी डे टू डे मेटाबॉलिज्म में प्लाज्मिड का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मिड्स हैज़ बीन यूज्ड एज अ वेक्टर बिकॉज बोथ इट्स एंड शोज रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड के एंड्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ प्लाज्मिड के अंदर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन जरूर देखने को मिलता है। इट कैन मूव बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नो, इट कैन नॉट मूव इटसेल्फ। ये अपने आप को खुद को प्रो और यू के बीच में मूव नहीं करवा सकता। इट इज सर्कुलर डीएनए विच हैज़ कैपेसिटी टू जॉइन द यूकैरियोटिक डीएनए। यस, क्योंकि कुछ प्लाज्मिड्स जो जनरली प्लाज्मिड नेचुरली बैक्टीरियल सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरियल सेल के मेन डीएनए या जिसे क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है उससे अपने आप अटैच हो जाते हैं, और ऐसे प्लाज्मिड्स को कहा जाता है एपिसोम। इसी तरीके की टेंडेंसी प्लाज्मिड की देखने को मिलती है जब हम उस प्लाज्मिड को किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तब कि अगर प्लाज्मिड के सीक्वेंसेस यूकैरियोटिक सेल के डीएनए सीक्वेंस से मिलते जुलते हैं, कुछ फिक्स साइट्स होती हैं वो प्रेजेंट हैं, तो प्लाज्मिड जो है उस यूकैरियोटिक डीएनए के साथ भी अपने आप को क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। नेचर में ऐसे प्लाज्मिड्स कहलाते हैं आपके एपिसोम, जो अपने होस्ट के प्लाज्मिड के साथ में जाकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरली प्लाज्मिड्स में ये कैपेसिटी देखने को मिलती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है, उसमें प्लाज्मिड होता है जो कि प्लांट अपने जो होस्ट प्लांट होते हैं, होस्ट प्लांट की रूट के साथ में, रूट के अंदर एंटर होकर के उस रूट के डीएनए से अपने प्लाज्मिड का एक टुकड़ा जो होता है क्या करवा देता है, अटैच करवा देता है, ठीक है। तो नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर्स आर बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इट हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ये सही है, लेकिन एज अ वेक्टर के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का कोई यूज़ नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काम में आते हैं एज अ मार्कर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिक वेक्टर बिकेम पॉसिबल। 2 जीन्स हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आपने प्लाज्मिड में जोड़ा, यानी कि 2 डीएनए के टुकड़ों को जोड़ा गया बेसिकली। और हम सबको पता है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो इनमें से कौन सा होगा, दैट विल बी डीएनए लाइगेज, ठीक है। लाइगेज का काम क्या होता है, 2 डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना, जो कि आपस में इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या करना, सिंथेसिस करना। एंडोन्यूक्लियसिस जो होते हैं डीएनए को बीच में कट लगाते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस डीएनए को किनारों पे कट लगाते हैं, या तो 5 प्राइम एंड पे या फिर 3 प्राइम एंड पे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के पॉलीमराइजेशन का काम करता है रेप्लिकेशन के दौरान। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। एंटीबायोटिक्स को किसके लिए काम में लिया जाता है, एज अ सेलेक्टिव मार्कर, एज अ हेल्दी वेक्टर,
to keep the culture free of infection as sequence from where replication start. जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस सीक्वेंस को ORI सीक्वेंस या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है. ठीक है. और कल्चर को फ्री रखने के लिए बहुत से टेक्निक्स काम में ली जाती है, जैसे LAF को काम में लेते हैं और भी बहुत से प्रोसेस को काम में लेते हैं. एंटीबायोटिक्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लिया जाता है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर. ठीक है. मार्कर्स क्या काम करते हैं कि जब आपने प्लाज्मिड है उस या कोई भी वेक्टर है, वेक्टर के तौर पे जनरली प्लाज्मिड्स को काम में लिया जाता है. उस प्लाज्मिड के अंदर हम फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करवाएंगे. तो प्लाज्मिड आपके दो तरीके के हो जाएंगे, या तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वो जिसमें होगा प्लाज्मिड प्लस हमारा जो भी जीन है, जो भी जीन हमने ट्रांसफ़र करना है. फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन ले लिया. और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें इंसुलिन का जीन नहीं गया. अब इन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों प्लाज्मिड्स को एंटर करवाया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर. तो किस बैक्टीरियल सेल में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है और किस में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पहचानने के लिए मार्कर्स लगाए जाते हैं. मार्कर्स काम में लिए जाते हैं और उन मार्कर के तौर पे हम एंटीबायोटिक्स को काम में ले सकते हैं. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को काम में लिया जा सकता है. ठीक है. इसके लिए कम से कम 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है. तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. टू बी अ क्लोनिंग वेक्टर अ प्लाज्मिड डज नॉट रिक्वायर. सीधी सी बात है कि एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए. ORI रीजन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर बिल्कुल होना चाहिए पहचानने के लिए. रेस्ट्रिक्शन साइट, अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होनी चाहिए ताकि उसमें इजीली कट लगाया जा सके. टू हैव अ हाई कॉपी नंबर. हाई कॉपी नंबर का मतलब होता है कि एक प्लाज्मिड की एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एक से ज़्यादा कॉपीज अगर प्रेजेंट है, 10 कॉपीज प्रेजेंट है, 20 कॉपीज प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं हाई कॉपी नंबर. ठीक है. अगर उसकी 1 या 2 कॉपीज प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है लो कॉपी नंबर. इसकी एज अ क्लोनिंग वेक्टर इसका कोई यूज़ नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. What is true for a plasmid? Plasmids are widely used in gene transfer. Yes, definitely these are used in genetic transfer. ठीक है. These are found in viruses. नहीं, plasmid bacterial cells में देखने को मिलते हैं. Plasmid contain gene for vital activities. Vital activities यानी कि बैक्टीरिया की डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसमें प्लाज्मिड का कोई रोल नहीं होता है. These are main part of chromosomes. No, these are not main part of chromosomal DNA. ये क्रोमोसोमल DNA के अलावा पाए जाते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Restriction endonucleases are enzymes which makes cut at specific position within the DNA molecule. सही लग रहा है ये ऑप्शन कि ये DNA के अंदर स्पेसिफिक जगह पर जाकर के क्या करते हैं, कट लगाते हैं. ठीक है. रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ DNA लाइगेज. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम DNA पॉलीमरेज का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है. रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल. ये काम एक्सोन्यूक्लियसेस करते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस नहीं करते हैं. DNA के किनारों से DNA को काटना, ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोन्यूक्लियस का होता है. तो 311 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइड्रोलाइसिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम. सेम बात इसने पूछ ली है, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया है. इसने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं क्योंकि बेसिकली जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं. और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का सिंथेसिस जो होता है वो H2O के निकलने से होता है. एक साइड से H आता है, एक साइड से OH, H2O निकल जाता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है. तो ऐसे बॉन्ड जिनका निर्माण वाटर के निकलने से होता है वो टूटेंगे कैसे, जब उनको क्या कर दिया जाएगा, हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा. ठीक है. तो और बायो में अपने जितने भी बॉन्ड्स हैं, चाहे प्रोटीन के अंदर बनने वाले पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स में बनने वाले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, या फिर ये जो बॉन्ड्स हैं नॉर्मली सभी वाटर के रिमूवल से बनते हैं. तो बायो इज़ क्वाइट ईजी बॉन्ड्स के मामले में. ठीक है.
तो उसको क्या किया, किस तरीके से इसको एंडोन्यूक्लियस जो होता है कैसे हाइड्रोलाइज करता है, ओनली द 5 प्राइम एंड नहीं, फ्रॉम ईदर टर्मिनल, किसी टर्मिनल से भी नहीं करता, एट एन इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अगला देख लेते हैं, अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसीलिए कहते हैं कि आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। ऑप्शन सी सही लग रहा था, लेकिन ऑप्शन डी में इसने और ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन दे दिया कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है विद इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस भी होना चाहिए जिससे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक फिक्स सीक्वेंस होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, या इसको कई बार कह दिया जाता है इन शॉर्ट RM सिस्टम। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स एक साथ काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो होता है आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, खुद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, और कुछ दूसरे एंजाइम्स भी होते हैं जो मिथाइलेशन का काम करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, जो फॉरेन DNA कोई भी बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को खाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का काम यही होता है कि अपने DNA को बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करवा देना और उसके मैकेनिज्म को कैप्चर कर लेना। तो फॉरेन DNA से प्रोटेक्शन के लिए इनके अंदर 1, 2 या 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 और मोर। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं इनकी जैसे ही फॉरेन DNA आता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल को डैमेज नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं बैक्टीरियल सेल को डैमेज? क्योंकि बैक्टीरियल DNA जो होता है उसका मिथाइलेशन हो जाता है। ठीक है, उसके मिथाइल ग्रुप जो होता है उसके DNA में ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बच जाते हैं। तो इन सभी प्रोसेस को करने के लिए जो ग्रुप ऑफ एंजाइम है, वो ग्रुप ऑफ एंजाइम आपके प्रेजेंट होते हैं RM सिस्टम के अंदर, जिसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम इन्वेडिंग फॉरेन DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कौन सी टेक्निक ने इसको पॉसिबल किया? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या RDT। एक्स रे डिफ्रैक्शन नहीं, हैवी आइसोटोप हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी टेक्निक्स नहीं है। RDT के अंदर हम करते क्या है, एक वेक्टर चूज किया जाता है सूटेबल, वो प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फैस्मिड कुछ भी हो सकता है। उस वेक्टर में जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है उस जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, उस जीन को ऐड करवाते हैं, और उसके बाद में उसे प्रोकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या करवाया जाता है? ट्रांसफ़र करवाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज RDT प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to the blue colonies of non-recombinant bacteria because of, very good question। ठीक है, कि एक्चुअली ये बात की गई है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर जो वेक्टर लिया गया है दैट इज पक वेक्टर। पक वेक्टर की फुल फॉर्म होती है प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, पक वेक्टर जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, पक 18 वेक्टर है बेसिकली, ये पक 18 वेक्टर। इस वेक्टर के अंदर क्या होता है कि एक तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस करने की साइट होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस किसका सिंथेसिस करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जस्ट वेट अ मिनट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का क्या करता है? सिंथेसिस करता है, और इस जो आने वाला जीन इंसर्ट किया जाता है, जो फॉरेन जीन इसमें इंसर्ट किया जाता है इस वेक्टर के अंदर, वो जीन इसी की कोडिंग रीजन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यानी कि अगर प्लाज्मिड के अंदर वो जीन प्रॉपर इंसर्ट हो गया तो उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएगा, उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक है, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है और ब्लू कलर का पिगमेंट बनाता है। तो यानी कि जिस प्लाज्मिड के अंदर ब्लू और बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होगा वो प्लाज्मिड आपके कैसे होंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। और अगर जब वो इकोलाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे
तब वो कैसी कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे, ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जबकि वो प्लाज्मिड जिसके अंदर फॉरेन जीन जो है या जो हमारा डिज़ायर्ड जीन जो है, जिस जीन को हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो सीक्वेंस है या उसका जो जीन है उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा, उस जीन को तोड़ करके वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसके कारण उस प्लाज्मिड में जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर पाने की कैपेसिटी नहीं होगी, और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जब इकोलाई में ट्रांसफ़र होंगे तो ये कैसी कॉलोनीज बनाएंगे, ये वाइट कॉलोनीज बनाएंगे। पीबीआर वेक्टर के कंपैरेटिवली पक वेक्टर को ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, क्योंकि पीबीआर वेक्टर के अंदर 2 बार प्लेटिंग एक साथ साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ती है, और पक वेक्टर में आप डायरेक्टली कॉलोनीज को ग्रो करवा के देख सकते हो, ठीक है। कि जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी वो तो वाइट कलर की होंगी और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती हैं वो ब्लू कलर की होती है और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर सकती है। तो एज अ मार्कर जीन यहाँ पर क्या लिया जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा लैक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट, नहीं, अल्फा लैक्टोसाइडेज होता ही नहीं, इट इज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, नो। इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नो। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज कंटेन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये ऑप्शन सही है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज होते हैं उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरियाज ब्लू कॉलोनी फॉर्म करेंगे। जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज होते हैं उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एब्सेंट होता है और दे विल फॉर्म वाइट कॉलोनीज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए माइग्रेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, नहीं, डीएनए जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाता है, ठीक है। सुपर कॉइल्ड प्लाज्मिड माइग्रेट स्लोअर देन निक्ड काउंटर पार्ट्स, कुछ हद तक इसको आप ले सकते हो, लेकिन बेसिकली इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर साइज और चार्ज के बेस पर काम होता है। तो चाहे वो कॉइल्ड कंडीशन में अंदर चाहे वो निक्ड के अंदर है, दोनों में सेम ही रहेगा। साइज अगर अलग अलग है तो वो अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल करेंगे, लेकिन अगर साइज सिमिलर है और एक कॉइल्ड है और एक स्ट्रेट है तो वो सेम उस पर ट्रैवल करेंगे। लार्जर मॉलिक्यूल माइग्रेट फास्टर फ्रॉम स्मॉलर, ये तो हो ही नहीं सकता कि जो भारी है वो ज़्यादा जल्दी जा रहा है, नहीं। इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज द डीएनए, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा ये वाला कि जो ईटीबीआर है इसको काम में लिया जाता है डीएनए को प्रॉपर विजुअलाइज करने के लिए, डीएनए को देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर विजुअलाइज का मतलब कल्पना करना नहीं होगा, हिंदी में यहाँ पे डीएनए को देखने के लिए ईटीबीआर डाई दे दी जाती है स्टार्टिंग में ही। उसके बाद में जब डीएनए के बैंड्स बन जाते हैं तब उन्हें यूवी रेडिएशन के अंदर देखा जाता है और यूवी रेडिएशन में डीएनए के बैंड्स ऑरेंज कलर के मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो हमें बैंड्स मिलते हैं दोज आर ऑफ ऑरेंज कलर, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पीबीआर 322 वेक्टर, कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग डीएनए डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, नेचुरल प्लाज्मिड को लेकर के बनाया गया था। 2 ड्रग रेजिस्टेंट जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एंड एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। और इन दोनों को मार्कर के तौर पे काम में लिया जाता है, और जब पहचानना होता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, इन दोनों में से किसी एक रेजिस्टेंट जीन के अंदर फॉरेन डीएनए को या हमारा जो डिजायर्ड जीन होता है उसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं उसमें दोनों को लेकर के रेजिस्टेंट होते हैं, यानी दोनों जीन्स एक्टिव होते हैं, टेट्रासाइक्लिन भी और एम्फिसिलिन भी। और जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स होते हैं उसके अंदर दोनों में से कोई एक जीन क्या होता है, एक्टिव होता है। तो जब दोनों को पहचानना होता है तो साइमल्टेनियस प्लेटिंग की जाती है, ठीक है। एक पर दोनों प्लेटिंग होती है और एक में आपके क्या होता है, एक तो कल्चर प्लेट आपको साइमल्टेनियस करना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट अ हेक्टिक टास्क हो जाता है। ये बॉलीवर और रॉड्रिज ने बनाया था, इन्हीं के नाम के बेस पर क्या बनाया, पीबीआर, प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रॉड्रिज, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट इन it can differentiate recombinants from non-recombinant on the basis of their inability to produce color in the presence of chromogenic substances। यही कहना चाह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स होते हैं उनको
कलर के बेस पर या इस बेस पर हम कर सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं उसके अंदर कलर प्रोड्यूस कर पाने की कैपेसिटी नहीं होती है। ये बात कर रहा है पक वेक्टर की। हमने पहले ही बात कर ली थी अभी थोड़ी देर पहले कि पक वेक्टर में जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो वाइट कलर की कॉलोनी बनाते हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, ब्लू कलर की कॉलोनी बनाते हैं। तो 317 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि ये PBR 322 का करेक्टर नहीं है, ये पक 18 का करेक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। एक प्रॉपर क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर, उसके अंदर कुछ मार्कर प्रेजेंट होने चाहिए जिससे कि आप बाद में सेलेक्ट कर सको, क्लोनिंग साइट्स उसकी होनी चाहिए प्रॉपर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड जो होता है, ठीक है, ये किसके लिए सूटेबल है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसका काम नहीं होता है, डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर्स के लिए नहीं, बेसिकली ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर फॉरेन DNA को इंसर्ट करवाने के लिए काफ़ी सूटेबल मेथड है जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलिस्टिक मेथड के अंदर जो DNA होता है उसको गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स के ऊपर कोट कर देते हैं और उनको शूट किया जाता है बेसिकली प्लांट सेल के ऊपर, और शूटिंग के लिए हीलियम प्रेशर पार्टिकल गन को काम में लेते हैं। ठीक है, 320 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स इन एनिमल्स। ओके, सही है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, रिट्रोवायरसेस, DNA वायरसेस एंड प्लाज्मिड्स। देखिए अगर ये सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता, यहाँ पे ये नहीं दिया होता इन एनिमल्स, तो इसके करेक्ट ऑप्शन होने थे हमारे दोनों। ठीक है, DNA वायरसेस और प्लाज्मिड्स के अंदर ऐसी कोई एबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और रिट्रोवायरस ये दोनों ही अपनी होस्ट सेल को कैंसरस कर देते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस TI प्लाज्मिड को इंसर्ट कर देता है होस्ट के अंदर, लेकिन इसके होस्ट होते हैं प्लांट की रूट्स, और उन रूट्स के अंदर ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूस क्या करती है, डिवाइड करती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। लेकिन ये किस में ट्यूमर इंड्यूस करता है, प्लांट्स के अंदर, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। रिट्रोवायरसेस जो होते हैं ये अपने होस्ट की सेल्स में म्यूटेशन कर देते हैं, और म्यूटेशन के बाद में होस्ट की सेल्स जो होती है वो कैसी हो जाती हैं, कैंसरस हो जाती है। और रिट्रोवायरसेस के होस्ट जनरली कौन से होते हैं, एनिमल्स में भी मैमल्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 321, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई। ठीक है, ये RM सिस्टम की बात कर रहा है। फाज वायरसेस जो होते हैं बैक्टीरियोफाजेस, वो कौन से एंजाइम के कारण ग्रो नहीं कर पाते, दैट एंजाइम, दोज एंजाइम्स आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। और कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, मिथाइलेशन करते हैं। ठीक है, DNA का या प्रोटीन्स का क्या कर देते हैं, मिथाइलेशन कर देते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऐड मिथाइल ग्रुप टू प्रोटीन्स, कट DNA इन पर्टिकुलर फैशन, ऐड मिथाइल ग्रुप्स टू DNA होगा यहाँ पर, ऐड फॉर्मिल ग्रुप टू DNA। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बोथ ऑप्शन नंबर A एंड B, जो मिथाइलेशन भी करते हैं और जो DNA को फॉरेन DNA को काटने का काम भी करते हैं, कट डाउन करने का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर प्लेसिंग DNA इनटू इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से पहले DNA के साथ में क्या प्रोसेस करना चाहिए, इट मस्ट बी ग्राउंड अप विद पिस्टल और मोटार, नो, मस्ट बी कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मस्ट बी ट्रीटेड बाय RNAs का DNA पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन DNA को इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करना चाहिए, ताकि DNA के जितनी जगह जो उसमें रेस्ट्रिक्शन की साइट होगी वहाँ से उसको DNA कट कर देगा और DNA के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, और ये पार्टिकल्स को बाद में सेपरेट करना ज़्यादा क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, तो इट मस्ट बी कट by restriction endonuclease enzyme. Which type of enzyme is used in RDT
to split a specific sugar phosphate bond in each strand of a double helix। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान शुगर और फॉस्फेट का जो बॉन्ड होता है हर डबल हेलिक्स के अंदर, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट का बॉन्ड प्रेजेंट होता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। ठीक है, आपको डीएनए की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। ठीक है, एक शुगर जो होता है उसका फिफ्थ कार्बन जो होता है ऊपर वाले फॉस्फेट के साथ में बॉन्ड बनाता है, उसी का थर्ड कार्बन जो होता है नीचे वाले फॉस्फेट के साथ में बॉन्ड बनाता है। दीज बॉन्ड्स आर नोन एज एस्टर बॉन्ड। और एक शुगर क्योंकि दो एस्टर बॉन्ड बनाता है एक साथ, एक शुगर का मॉलिक्यूल, इसलिए इनको कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। और इन बॉन्ड्स को तोड़ने का जो काम होता है वो कौन करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी। इसको सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी या इसको सदर्न ब्लॉटिंग भी कह दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है सदर्न ब्लॉटिंग। उसमें क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं ब्लॉटिंग करने से पहले, या ब्लॉटिंग के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। यस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू डीएनए के टुकड़ों को क्या कर लिया जाता है? सेपरेट, उनके सेपरेट बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये काम किया जाता है। उसके बाद में ब्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो जेल है जिसमें ऑलरेडी डीएनए रन कर चुका है, डीएनए के बैंड्स बन चुके हैं, उस जेल को नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर रख दिया जाता है और उस मेम्ब्रेन पे ऑलरेडी रेडियो एक्टिव प्रोब्स होते हैं। प्रोब्स डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लगे होते हैं, और ये जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है उस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री टुकड़े होते हैं। तो जो आइसोलेटेड डीएनए है वो उसके साथ में प्रोब्स आपके क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसको क्या किया जाता है? ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में एक्सरे फिल्म्स जो होती हैं, मतलब एक्सरे से एक्सपोज किया जाता है इसको, ताकि जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल होते हैं उसको, रेडियो एक्टिव लेबल जो प्रोब्स होते हैं उसको देख सकें, उनको विजुअलाइज करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी काम में ली जाती है। ये तीनों स्टेप सीक्वेंस में होता है, पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर ब्लॉटिंग, फिर क्या की जाती है उसकी विजुअलाइजेशन के लिए कि कहाँ कहाँ पर प्रोब अटैच हुआ है। पर्टिकुलर प्रोब पहले से प्रोब प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उसके लिए किया जाता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसके लिए नहीं की जाती। पीसीआर का काम क्या होता है? अगर आपके पास में डीएनए का एक छोटा टुकड़ा है, यानी कि आपके पास में डीएनए का एक पीस है और आप इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाना चाह रहे हो, ठीक है, डीएनए को एम्पलीफाई करना चाह रहे हो, एक से आपने इसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बनानी है, तो आप पीसीआर को काम में लेते हो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या होता है? टू एम्पलीफाई द डीएनए मॉलिक्यूल वी ऑलरेडी हैव। तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वेयर जीन्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर और बैक इनटू द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। यानी कि एक से दूसरे में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी टेक्निक को काम में लिया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में? पीसीआर नहीं होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए को एम्पलीफाई करता है। जीन गन या बैलिस्टिक मेथड हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इसके बारे में बात की थी कि प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफ़र करने के लिए जीन गन को काम में लेते हैं। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ब्लॉटिंग वगैरह के अंदर ये भी नहीं होता। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए या प्रोटीन के टुकड़ों को सेपरेट करने की टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जीन गन। फॉर अ प्लाज्मिड टू बी अ क्लोनिंग वेक्टर द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड। कम से कम क्या चीज़ें होनी चाहिए एक प्लाज्मिड के अंदर जिससे कि वो एक सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर बन जाए? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इट्स अ मस्ट, ओआरआई रीजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स उसमें होनी चाहिए, सिलेक्शन मार्कर उसमें होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा है प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवाना, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवाने से पहले जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो आरएनए का सिंथेसिस करने वाला एंजाइम है, वो प्रमोटर पर आकर के जुड़ता है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो होस्ट का प्रमोटर ही काम में ले लेते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रमोटर की कोई ज़रूरत नहीं है। होस्ट का प्रमोटर भी काम में लिया जा सकता है क्योंकि होस्ट के साथ में जाकर के क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट्स बिटवीन द सेम हुज बेस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड इट प्रोड्यूसेस। ओके, ये कहना चाह रहा है कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। पैलिंड्रोमिक साइट्स होती हैं, ये इधर होगा 5', इधर हो गया हमारा 3'। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं उसमें एक फिक्स साइट्स होती हैं, उन साइट्स को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक साइट्स। पैलिंड्रोमिक का मतलब ये होता है कि ये आप इसको किसी भी एंड से पढ़ो, ये एक जैसी होती हैं। ये कहना चाह रहा है पैलिंड्रोमिक साइट का सेंटर होता है, जैसे कि ये रहा सेंटर इसका, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस ये होगी इसकी। ये जो मैंने आपको साइट बताई है ये हिंद सेकंड, सबसे पहले जो खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो था हमारा हिंद सेकंड। आर्बर और नाथान्स ने खोजा था इसको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखेंगे। इसके सेंट्रल एक्सिस ये हो गई। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर सेंट्रल एक्सिस से कट करते हैं तब तो क्या बनेगा कि आप देख सकते हो कि इधर का पोर्शन अलग हो गया और इधर का पोर्शन क्या हो गया, अलग। इस तरीके के जो एंड्स होते हैं वो एंड्स कहलाते हैं ब्लंट एंड्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये एंड्स कहलाते हैं ब्लंट एंड्स। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी 5' to 3' ही है, इसका सीक्वेंस भी उसी तरीके से। और ये जो साइट मैंने लिखी है ये है इकोलाई की साइट, कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, सेंट्रल एक्सिस तो इसकी ये होगी, वो सेंट्रल एक्सिस पर कट नहीं कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस से थोड़े से डिस्टेंस पे कट कर रहा है। इकोलाई के अंदर जो कट लगता है वो लगता है यहाँ पर, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट कर रहा है वो सेंट्रल एक्सिस पर कट नहीं करके उसके थोड़ा सा डिस्टेंस पे कट कर रहा है। इस तरीके का कट से जो बनेंगे, जो स्ट्रैंड बनेगी वो कैसी बनेगी, तो अगर यहाँ पे कट लगेगा तो ये कैसा बनेगा, इस तरीके की होगा जो मैंने आपको एरो बताया उस तरीके से। तो ये देखिए एडेनिन एडेनिन, थाइमिन थाइमिन, ऊपर के उसमें भी और नीचे के इसमें भी, ये दोनों कैसे रह जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इस तरीके से जब सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स लटक रह जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं, ठीक है। वो जो थे हिंद से जो कट रहे थे वो कौन से थे, ब्लंट एंड थे, और ये जो होंगे ये कौन से होते हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि जब सेंट्रल एक्सिस से नहीं काट करके सेंट्रल एक्सिस से थोड़ी डिस्टेंस पर जब कट लगता है तो उससे जो बनने वाले एंड्स होते हैं वो कैसे एंड्स होते हैं, इट प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स। ब्लंट एंड्स, फ्लश एंड, नॉन कोहेसिव एंड्स, ये तीनों एक के ही नाम है, इन तीनों को ही एक दूसरे की सिनोनिम्स हैं। तो 327 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। हमने अभी बात की थी 5' to 3' GTCGAC, ये जो है ये किसका है सीक्वेंस, ये है हिंद का सीक्वेंस है, और इसमें कितने बेसिस होते हैं, 6 बेस पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, ठीक है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर नया फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं, उससे पहले बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, कॉम्पिटेंट का देखिए सीधी सी लैंग्वेज में मतलब बताऊं तो कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि बैक्टीरियल सेल इजीली फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर ले, इसको एक्सेप्ट करने के लायक बनाना ताकि वो इजीली एक्सेप्ट कर ले। दिस थिंग इज नोन एज टू मेक द सेल कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। शुड इंक्रीज देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, नो। शुड डिक्रीज देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, इंक्रीज efficiency with which DNA enters the bacterium and bacterial cell accepts it easily, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाना, टू इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी ऑफ बैक्टीरियल सेल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अ बायोलॉजिस्ट इंटेंड्स टू यूज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू परफॉर्म अ जेनेटिक टास्क, द बायोलॉजिस्ट प्रोबेबली इज ट्राइंग टू, कोई बायोलॉजिस्ट है जो कि PCR करने जा रहा है अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो क्या करने जा रहा है बेसिकली, टू डिस्कवर अ न्यू जीन, नहीं PCR न्यू जीन डिस्कवर नहीं किया जाता। टू क्लोन अ जीन, यस, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं, टू कट DNA और टू आइसोलेट DNA।
ठीक है। पीसीआर का काम क्या होता है कि एक डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाना, उसके क्लोन्स बनाना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके जो भी क्वेश्चंस और जो भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। थैंक यू।